गैसियस स्टेट, कौन सा स्टेट बेटे? गैसियस स्टेट, ठीक है। देखो गैसियस स्टेट, LIC एजेंट का फोन आ रहा है। हाँ, तो गैसियस स्टेट बच्चा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक में, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। क्या पढ़ेंगे? एक सेकेंड, उस क्वेश्चन को अपन बाद में करा देंगे, अभी हम करा देंगे तुमको। पहले ये टॉपिक बता दें, मैक्सवेल, स्पेस छोड़ दो उसके लिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये बेटा हेडिंग डाल लो सभी लोग, इसके अंदर तो थ्योरी लिखवाएंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। तो इस चैप्टर के अपन एंड की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, एक ये कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा हमको समझना है रियल गैस का कॉन्सेप्ट, और तीसरा हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस को लिक्विफाई कैसे करेंगे, ये 3 टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, और ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म, टाटा। हाँ वही, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड में पॉइंट वाइज सभी लोग लिखिएगा, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा पॉइंट लिखे ना, इट गिव्स statistical statistical लिख दे रहे हैं, हमें पता है 12th वाले बच्चे हैं ना, हाँ 11th वाले, सॉरी, स्टैटिस्टिकल। अभी नहीं कहना कि सर आपकी स्पेलिंग गलत है, अगर हुई भी तो हमें कोई फर्क नहीं। अब ठीक है ना। हाँ, स्टैटिस्टिकल, एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ whole collection of gas। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड इज अ वेल, BEL, तुम लोग वाला नहीं, बेल तो तुम लोग वेल शेप्ड, SHAPED, वेल शेप्ड ग्राफ। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो, फिर 2 पॉइंट और लिख लो, फिर ग्राफ बनाते हैं। बेल, घंटी, बेल ऐसा बनाएंगे, ऐसा। हाँ, वेल शेप्ड ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूल्स, अरे बी बॉय वाला है ना, हाँ नहीं बॉय वाला ही रहेगा, बेल है ना। हाँ लिखो, मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग zero speed is very less, as well as fraction of molecules corresponding to very high speed is also very less. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
maximum fraction of molecules possess a common velocity which is represented by the peak of the curve, and it is known as most probable speed, ठीक है। अब पहले आप मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ देखो, अगर हम बात करें, देखो इस तरह का ग्राफ आपको एक जगह और देखने को मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में, अभी गैसेस स्टेट में पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की मतलब बात जो चल रही है, जो गैस के पार्टिकल्स है ना, उनकी बात चल रही है कि कितने यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये ग्राफ है, ध्यान से देखना, अगर ये ग्राफ की अगर अपन बात करें तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मैंने इतना पार्ट कट कर लिया, मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो क्वांटिटी अपने पास मैक्स टू मैक्स इस पीक पॉइंट तक पहुंच सकती है, दिस इज आर पीक पॉइंट, भाई इससे ऊपर तो ग्राफ है नहीं। और ये कैसे शेप में है? बेल शेप में है। ध्यान से बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन स्पीड ग्राफ बनाता हूँ, किसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड बिटवीन स्पीड ग्राफ बनाता हूँ, तो बेटा ये जो पीक पॉइंट तक हमारे पास जो ग्राफ चलेगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा होगा, वो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को, अगर इसकी बात करें तो ये कितने मॉलिक्यूल्स को दिखाएगा? उससे कम, और ये सबसे कम। तो ज्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी स्पीड दिखाते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। कौन सी? ये आपको जस्ट मैंने पहले वाली क्लास में बताया, उसमें बताया कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सी स्पीड दिखाते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाते हैं। लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, मुझे शायद लगा कि मैं भूल ही गया रिकॉर्डिंग ऑन कर, फिर उसके बाद दोबारा बताना पड़ता। तो फिर उसके बाद जो स्पीड हमारे पास होती है बेटा, दूसरी कौन सी? एवरेज स्पीड। और थर्ड अपने पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारे पास थर्ड होती है। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को ये बताया था कल की क्लास में कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा थी। उसके बाद एवरेज और उसके बाद, अच्छा ये पॉइंट 1 2 3 ऐसे में स्पीड बढ़ रही है, तो थर्ड पॉइंट किसको डिनोट, कौन सी स्पीड को डिनोट कर रहा? पॉइंट नंबर अगर हम बात करें थर्ड कौन सी बता रहा? आरएमएस स्पीड। ये कौन सी 2 कौन सा बता रहा? एवरेज बता रहा। 1 कौन सी बता रहा? मोस्ट प्रोबेबल। क्या हमने ये पॉइंट नंबर 5 लिखा है कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाते, या जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा वो पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत कम है? देख लो पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 क्या बता रहा है कि यहाँ पार्टिकल्स की क्वांटिटी सबसे लेस है, पर वो पॉइंट नंबर 3 में स्पीड भी फिर क्या है? सबसे। तो जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है वो पार्टिकल्स की क्वांटिटी कैसे क्या होती है? और जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है उनके पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इस ग्राफ का केवल इतना सा मीनिंग है कि यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा किसके रिस्पेक्टिव में? ए के, फिर बी के, फिर सी के। ए जो बताना चाह रहा है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिनोट करना चाह रहा है, बी पॉइंट बताना चाह रहा है एवरेज, और सी पॉइंट क्या बताना चाह रहा है? आरएमएस स्पीड। क्या ये बात समझ में आई कि ये ग्राफ क्या डिनोशन करता है? ये तो केवल अभी अपन ने क्या देखा ग्राफ का
डिनोशन, और अभी कुछ नहीं पढ़ा अपन ने, केवल ये समझा कि अगर इस तरह का कहीं ग्राफ देखने को मिल जाए और लिखा हुआ हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड, यानी ये गैसियस स्टेट का एक ग्राफ है जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर पार्टिकल्स पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो है वो कौन सी स्पीड दिखा रहे हैं हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल, पॉइंट नंबर 2 वाले दिखा रहे हैं एवरेज, और पॉइंट नंबर 3 वाले आरएमएस स्पीड दिखा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए जल्दी से इसकी छपाई स्टार्ट की जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। अच्छा, एक बात तुम लोग जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है। चलिए तो उसी बात को अपन अपने तरीके से लिखते हैं। लिखिए कि लिखिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट, एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, is constant at all temperature and it is equal to unity, and it is equal to unity। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, on increasing temperature curve becomes flatter, that is it shift to the right hand side, RHS लिख सकते हो चाहो तो, it shift to the right hand side but it becomes to downward, एक्चुअली फंडा ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, ये मान लो T1 था, कितना था, अब आपसे रहा नहीं कि आपने इसको T2 T3 करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आपने इसको कर दिया T2, कितना कर दिया बेटे, T2। तो ये वाला ग्राफ जो है मतलब थोड़ा सा और फ्लैटर हो गया, क्या हो गया बेटे, मतलब बिल्कुल सेम चीज है। मतलब ये ग्राफ जो है बस कुछ नहीं किया अपन ने, इसको बस प्रेस कर दिया। तो आप ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्चुअली उसको वैसा ही बनाना जैसा बनना है, जैसा बनना बिल्कुल सेम है, बट आपको क्या करना है, जस्ट फ्लैट कर देना। क्या कर देना है? अब देखो हमारी इतनी ड्राइंग अच्छी है नहीं, तो तुम लोग अच्छे से बना लेना। हाँ शायद देखो ये वाला पॉइंट जो है इसका पीक पॉइंट हो गया, मान लीजिए पे टेम्परेचर कितना T2, कितना बेटे T2। और बेटा एक और आपने इस तरीके से एक और लाइन बनाई, एक और, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ कैसा होता चला जाएगा, ये फ्लैटर होता चला जाएगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर कितना आ गया इधर पे T3। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगेन वी हैव अ पॉइंट ABC, तो मुझे ये बताओ कि जब टेम्परेचर T1 T2 T3 अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब T1 से कितना कर दिया, फिर कितना किया, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, टेम्परेचर को रिकॉर्डिंग ऑन है ना, आज भूल क्यों जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किस केस में सबसे ज्यादा, A B या C में सबसे ज्यादा, उससे कम B सबसे कम, तो भैया A पॉइंट की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम, उससे ज्यादा किसकी हो गई, उससे ज्यादा। इस तरीके से बात समझ में आई, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला जो ग्राफ है वो कैसा होता चला जाएगा, फ्लैटर, कैसा होता चला जाएगा। अब मैं अगर इसी में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता, मैं आपको ये मेंशन ही नहीं करता कि T1 T2 T3 में कौन बड़ा, केवल इतना बोल देता है कि स्पीड हमारे पास CB है, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा, T3 का, फिर T2, फिर T1। क्या ये बात समझ में आ रही है। और ये ग्राफ फ्लैटर जाएगा, अगर कहीं अपवर्ड वाला दे दे, इस तरह के अपन ने उल्टे सीधे 3-4 ग्राफ बना दे, कहीं पर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, या सारे जो है अपवर्ड जा रहे या सारे डाउनवर्ड जा रहे, तो उसमें से करेक्ट होगा कौन सा, डाउनवर्ड वाला। समझ में आ रहा है। इस तरीके के अगर मैं 4 ग्राफ बना दूं, क्या कर लूँ, एक में पॉइंट को और ऊपर ले जाऊँ, एक में पॉइंट को, सही ग्राफ कौन सा होगा, इस तरह के अपन क्वेश्चन कर लेंगे। भाई अपने को तो एक ही ग्राफ याद रखना है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये ग्राफ फ्लैट होता चला जाना चाहिए। अगर ग्राफ बढ़ रहा है या इक्वल हो रहा है, यानी कि उस टाइम पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, फिर उस टाइम पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ मस्ट भी फ्लैटर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो हो सकता है बढ़ जाए।
हो सकता बात समझ में आ रही है? इस तरह की ये उल्टी सीधी बातें आप सोच सकते हो। क्या बोला मैंने कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्राफ क्या होना चाहिए, फ्लैटर होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ सही नहीं है। समझ में आ गया? इस तरह के अगर मैं 3-4 ग्राफ बना के दे दूं, क्वेश्चन निपटा दोगे उसको या निपट जाओगे? निपटा दोगे ना। चलिए तो ये वाला और निपटा दो, इसको लिख दो, बना लो इसको। वाह, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना इफ टेम्परेचर इज सेम, इफ टेम्परेचर इज सेम एंड डिफरेंट गैसेस आर देयर, इफ टेम्परेचर इज सेम एंड डिफरेंट गैसेस आर देयर, if temperature is same and different gases are there, then if temperature is same and different gases are there, then gas have greater value of molecular mass, then gas have greater value of molecular mass, molecular mass will be lesser in speed, 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 lesser in speed, lesser in speed, आगे लिखना will be lesser in speed। तो एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, इसमें ये ग्राफ नीचे बना एक ऊपर बना, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इन दोनों में स्पीड किसकी आपको ज्यादा नजर आ रही है, ए की या बी की, जल्दी बोलो। किसकी स्पीड ज्यादा नजर आ रही? बी की स्पीड ज्यादा है, ए की कम है। अगर ए की स्पीड कम है तो इससे क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ए का मॉलिक्यूलर मास क्या रहा होगा? भाई स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, चाहे वो कोई सी भी हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, यूआरएमएस हो, एवरेज हो, कोई भी स्पीड हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब जिसका मॉलिक्यूलर मास मतलब जो ज्यादा हैवी होगा वो धीमे दौड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें स्पीड किसकी ज्यादा नजर आ रही? B1 B2 में कौन ग्रेटर है? B2 जो है वो B को डिनोट कर रहा है और B1 जो किसको डिनोट कर रहा है बेटे? अगर B2 B1 से ग्रेटर है, अगर B2 B1 से इट मींस हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, A का या B का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ A ग्रेटर होगा किससे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, बिकॉज़ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज़ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा अगर किसी ग्राफ के अंदर किसी की स्पीड ज्यादा दिखाई गई है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहा होगा? कम। मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? अगर मैं आपको 3 गैसेस दे दूं, कितनी गैसेस, और मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, क्या प्लॉट करो? तो आप सबसे आगे उसको रखोगे जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? लीस्ट। जिसका मॉलिक्यूलर मास लीस्ट होगा वो ग्राफ में सबसे आगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 गैसेस दे दूं आपको, एक CH4 दे दूं, एक नाइट्रोजन गैस दे दूं, आपसे पूछूं कि दोनों गैसेस स्टेट में इनका ग्राफ कैसे डिनोट करोगे, तो आगे कौन आएगा? आगे आएगा CH4 बिकॉज़ इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 28, कितना? तो जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर डिफरेंट गैसेस हो और टेम्परेचर सेम हो तब आपको अगर ग्राफ नोट करना है तो वो ग्राफ आगे जिसका मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा। ये लास्ट पॉइंट और बना लो इससे रिलेटेड, फिर अपन पढ़ते हैं रियल गैस। चलिए तो अब हेडिंग लिखिए नॉन आइडियल गैस, आप चाहो तो रियल गैस भी लिख सकते हो। नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो रियल गैस, रियल गैस, ठीक है। चलिए तो अपन सीधे डिफरेंस की बेसिस पे लिखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल गैस क्या होती हैं। तो पहले इसी में आप हेडिंग लिखिएगा आइडियल गैस, आइडियल गैस। हाँ जी लिखिए, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ आइडियल गैस में लिखिए गैस विच follows, gas which follows, gas which follows ideal gas equation, gas which follows ideal gas equation, gas which follows ideal gas equation, ideal gas equation at all temperature and pressure, at all temperature, at all temperature and pressure,
is known as ideal gas, is known as ideal gas, is known as ideal gas. In ideal gas, in ideal gas, in ideal gas, volume occupied by a gas molecule, नहीं इसी में ही, in ideal gas, volume occupied by a gas molecule is negligible as well as force of attraction between gas molecule is also negligible. मतलब यहाँ पर आइडियल गैस के कंडीशन में अपन को ये मान के चलना है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जीरो ही मान लेना उसको, सीधे सीधे नेग्लिजिबल। दूसरी चीज ये मान लेना है कि एक गैस का जो मॉलिक्यूल है, मतलब एक पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो उसका वॉल्यूम भी पूरे गैस के कंपैरेटिवली जीरो है, नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे आइडियल के केस में। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT हर एक प्रेशर टेम्परेचर पे फुलफिल हो रही होगी, किसमें, आइडियल गैस के लिए। बट अगर अपन बात करें नॉन आइडियल गैस यानी कि रियल गैसेस की अगर अपन बात करेंगे तो उस सिचुएशन में ये कहेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम भी होगा और साथ साथ में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी ये PV इक्वल टू nRT को हर सिचुएशन में फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल गैस। लिखिए इसके अंदर रियल गैस हेडिंग डाल लो या नॉन आइडियल गैस डाल लो और उसमें लिखो अ गैस which follows ideal gas equation, a gas which follows ideal gas equation only at low pressure and high temperature, मतलब ये सब जगह फुलफिल नहीं कर रहे, केवल किस कंडीशन पे कर रहे हैं, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर। ये वर्ड पे ना अंडरलाइन कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल गैस की तरह रियल गैस तब हो सकती है जब लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो। ये क्वेश्चन आपको शीट के अंदर बार बार देखने को मिलेगा कि आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस की तरह रियल गैस कब बिहेव कर सकती है, एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अंडरलाइन कर लो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, LPHT, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, is known as real gas, आगे लिखिएगा, real gas molecules have sufficient volume as well as significant force of attraction, ठीक है। अब समझो, हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा किसकी, रियल गैस की, किसकी बेटे, रियल गैस। अच्छा, PV इक्वल टू nRT का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, सिंपल सी बात है। इसका अपन ने ग्राफ भी पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद होगा कि इस तरह का अपन ने एक ग्राफ बनाया था, PV के बीच में बनाया था ना। ये ग्राफ था अपने पास आइडियल, कौन सा, आइडियल के लिए अपने पास ये ग्राफ था। बट अगर मैं रियल गैस का बनाऊं, किसका बनाऊं बेटे, तो रियल गैस का ग्राफ इसमें जो होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि वो आइडियल गैस से दो तरह का डेविएशन दिखाएगा। इट मे बी पॉजिटिव डेविएशन, इट मे बी नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब एक्सपेक्टेशन से कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू आ जाए और एक्सपेक्टेशन से कुछ ना कुछ कम वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल, आपने PV इक्वल टू nRT का कॉन्सेप्ट लगा दिया रियल गैस पे, किस पे लगाया, अब आपको पता है कि PV का कुछ वैल्यू आना चाहिए, आइडियल गैस में तो उतना ही आया जितना डेटा आ रहा था। अब मान लीजिए आपको वॉल्यूम आपने दोनों के सेम ले लिए, टेम्परेचर फिक्स कर लिया, आप दो गैस पे लगाने गए, एक तो आइडियल पे और एक
रियल पे। अब आप ये सोच रहे थे कि भाई साहब वॉल्यूम हमने सेम कर लिए, ये सब सेम कर लिए, प्रेशर दोनों के आंसर आना चाहिए था सेम। रियल में पता पड़ा कि अलग अलग है, हो सकता है कि ग्रेटर आ जाए पहले वाले से। आइडियल गैस का प्रेशर मान लो P आया, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। PV इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बेटे, देखो शुरू से बता रहा, PV इक्वल टू क्या होता है अपने पास। अब अपने पास कितनी गैसेस आ चुकी हैं, एक का नाम आइडियल, दूसरे का। अब PV इक्वल टू nRT, आइडियल में तो हर सिचुएशन पे फॉलो करेगा, आइडियल गैस में तो हर सिचुएशन पे फॉलो करेगा। मैं कहूँ nRT फिक्स कर दो, कर दिए, वॉल्यूम भी क्या कर दो। अब प्रेशर निकालो, क्या निकालो, अब प्रेशर अगर आइडियल के केस में निकालना था तो प्रेशर आपने चेक किया कि प्रेशर भैया आया P, कितना आया P। तो रियल गैस के कंडीशन में जरूरी नहीं कि प्रेशर P आए, इट मे बी इक्वल टू P, इट मे बी ग्रेटर देन P, इट मे बी लेस देन। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब या तो ये इससे पॉजिटिवली डेविएशन दिखा सकता है, कैसा डेविएशन, मतलब एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आ जाए, पॉजिटिवली डेविएट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये नेगेटिव डेविएशन दिखा दे, कैसा दिखा दे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये डेविएशन ना ही हो, यानी कि ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा हो, आइडियल गैस की तरफ। पर जो रेड वाली लाइन है ये कौन सी गैस दिखा रहा है, रियल। बात समझ में आ गई। तो अपने पास PV इक्वल टू nRT का कॉन्सेप्ट आइडियल के केस में तो हर जगह एप्लीकेबल है, बट रियल के केस में केवल और केवल हमारे पास लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ही लग रहा होगा, यानी इधर पे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन पर इसने आइडियल की तरह बिहेव कर दिया। तो रियल गैसेस जो होंगी वो आइडियल से दो तरह का डेविएशन दिखाएंगी, या तो पॉजिटिव या फिर सीधे सीधे रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही होगी, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, दैट इज लो प्रेशर हाई। तो हमें ये बात समझ में आई कि PV इक्वल टू nRT के कॉन्सेप्ट में हमारा जो कैलकुलेशन है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा कम या बराबर आ सकता है। किस केस में बेटा, रियल के केस में। किसके केस में बेटा, तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमारे पास होता है ये हमें यही हेल्प करेगा कि डेविएशन कैसा है, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी इक्वल, मतलब आइडियल की सिचुएशन आ गई। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो जो तीन कंडीशन है उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो यही डेविएशन को डिनोट करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर आइडियल, बात समझ में। तो फर्स्ट मेक द डायग्राम ऑफ दिस, आफ्टर दिस मैं बता रहा हूँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है। चलिए बेटा सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हेडिंग लगाओ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय Z। किससे लिखते इसको, Z से लिखते कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हाँ इसमें लिखना it gives idea about deviation of gas from ideal behavior, मतलब Z का जो फॉर्मूला है ना वो अपने पास है nRT by PV। अब ये PV जो है इट में भी ग्रेटर देन nRT, इक्वल टू nRT, ठीक है, लेस देन। और ग्रेटर और इक्वल और लेस देन वाली जो सिचुएशन है इट इज ओनली फॉर द वन गैस, दैट इज रियल गैस। कौन सी गैस, तो Z इक्वल टू nRT by V। अच्छा, कई जगह इसको ऐसे भी लिख देते, मतलब Z इक्वल टू लिख देते वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो इससे अपने पास ना तीन सिचुएशन आ जाती, मतलब अगर वॉल्यूम बड़ा हो गया रियल का तो Z ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर बराबर हो गया तब इक्वल टू 1 हो गया, और अगर लेस हो गया तब हमारे पास लेस देन 1 चला जाएगा। तो ये Z के जो वैल्यू आ रहे हैं, कितने वैल्यू आ सकते हैं Z के, ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 या फिर, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है
यानी पीवी जो है वो हमारे पास क्या है, लेस है। पीवी हमारे पास क्या है बेटे, एक सेकेंड, इसमें ये करेक्शन कर देना, पीवी को ऊपर एनआरटी को नीचे। अब ठीक है, अब हमारे पास पीवी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। पीवी क्या हो जाएगा इसमें केस में, ग्रेटर टू एनआरटी हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास पीवी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एनआरटी के। और इसमें पीवी क्या हो जाएगा, लेस देन एनआरटी के हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप ये कह सकते हो इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ रियल जो होगा वो अपने पास क्या है, ग्रेटर टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल। वॉल्यूम ऑफ रियल जो होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल से क्या होगा बेटे, बड़ा होगा। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रियल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ आइडियल के। और थर्ड केस में अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल जो होगा वो लेस होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। यही बात चलेगी। तो इस केस में आप कौन सा डेविएशन कहोगे, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। और इस केस में अपन क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे। और इस केस में अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो अपने पास ये सिचुएशन होगी पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल। पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल। क्या ये बात हमको क्लियर है? yes, हम लोगों ने ये समझा कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इट विल हेल्प अस कि हमारे पास गैस जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रही है। इट मे बी पॉजिटिव डेविएशन, इक्वल और नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात चल रही है तब अपन क्या बोलेंगे कि रियल है। क्या है बेटा, और नेगेटिव में क्या है ये, नेगेटिव में भी रियल है, नेगेटिव में भी आइडियल कब हो सकती है, जब इक्वल हो। आइडियल कब हो सकती है, जब वो। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में पहले ये दो फॉर्मूले लिखो, फिर मैं जो लिखा रहा हूँ उसको लिखना। पहले Z इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी लिख लो, Z इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी और Z इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। पहले ये बात लिख लो, उसके बाद लिखना डेरिवेशन नहीं बताएंगे हम उसका। बेटा डेरिवेशन नहीं, ये लॉजिकल बात है। एक बात बताओ मैं, अगर डेरिवेशन, एक बात बताओ, पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटे, एनआरटी होता है। ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे जेड की, किसकी बेटे, जेड। अपन करना क्या चाह रहे हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है इसको डिवाइड करते हैं, एनआरटी बाय पीवी। तो ये इक्वल टू किसके है बेटा, 1 के ही है ना, ठीक है। अपन ये बोल सकते हैं, या आप इसको इस तरफ ले आओ, या आप इसको ऐसा लिख दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है इसको आप इधर ले आओ, तो पीवी बाय एनआरटी इक्वल टू किसके आ गया। तो ये 1 कब होता, आइडियल की सिचुएशन में। अब पॉजिटिव डेविएशन है यानी ये डेटा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, या तो ये ग्रेटर होगा, लेस होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि इक्वल भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। भाई इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि पीवी और एनआरटी आपस में बराबर है, पर हमने ये भी तो पढ़ा कि रियल गैस में ये बराबर नहीं होते, ये रियल गैस में बराबर। तो अपन ये कह सकते कि अगर इफ इट इज रियल गैस, ये क्या होती बेटे, तो अलग अलग सिचुएशन आती ना कि पीवी जो है बाय एनआरटी से या तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, या फिर ये अपने पास क्या हो जाए, स्मॉलर देन 1 हो जाए, या फिर ये इतना ही रहे। तो इसी को तो अपन ने क्या बोल दिया, जेड। इसको क्या बोल दिया, जेड। जेड क्या बताना चाह रहा है, इट में बी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। अपन इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बोलने लगे। मतलब क्या है, जैसे अब इस सेंटेंस से मतलब क्या हो गया, मैं कुछ ना बोलूं, मैंने बोल दिया जेड इज ग्रेटर देन, तुरंत आपके मन में आ गया कि ये रियल गैस की बात हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन है, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, बस केवल इतना मीनिंग हो गया। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या डिनोशन करने के लिए आया अपने पास, केवल इतना बताने के लिए कि गैस कैसी आइडियल है या फिर रियल, और रियल में भी कैसी पॉजिटिव दिखा रही है या फिर, बात समझ में आ रही। और अगर उसने कह दिया कि z इक्वल टू 1, z इक्वल टू, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास गैस कैसी है, रियल आइडियल एक ही है, वो सिचुएशन फॉलो कर रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट लग सकता है। केवल ये है, इधर पर डेरिवेशन की कोई नीड है नहीं है ना। समझ में आ गई बात, क्यों हमने कोई डेरिवेशन नहीं लिखा, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब आप पहले इसमें ये लिखना, जो पीवी है उसको हमने बी रियल तो लिखा, क्या बेटे, हाँ ये अभी हम लोगों ने क्या बताया तुम्हें, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये लिखवाया था कि आइडियल गैस के केस में जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल होता उसको अपन क्या मान के चलते हैं, 0, क्या। बट रियल के केस में अपन क्या मान रहे हैं, नॉट इक्वल टू, तो उसका वॉल्यूम जो अपन को एक्चुअल लगने वाला है वो उतना होने वाला उसमें, क्योंकि अपन ने एक मॉलिक्यूल का भी अगर वॉल्यूम मानोगे तो कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, इसलिए रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन
आइडियल गैस का वॉल्यूम। समझ में आई बात? Z की इक्वल होता है। Z की इक्वल मतलब अगर आपको मैं ये कह दूं कि वॉल्यूम ही चेंज हो गया, किसी गैस का वॉल्यूम जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उतना नहीं आया। अब यहाँ से एक मीनिंग और भी समझ में आता कि रियल गैस में किसका करेक्शन करेंगे अपन? वॉल्यूम का। दो करेक्शन करते हैं, एक वॉल्यूम का और एक प्रेशर का। दो करेक्शन अपन करेंगे अभी आगे चल के, क्योंकि रियल गैस के अंदर अपन दो चीजें मान के चल रहे हैं, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि जो रियल का वॉल्यूम और किसका बेटे? आइडियल का। इसका मीनिंग ये है कि रियल का वॉल्यूम आइडियल के अगर बराबर ही होता, अगर बराबर ही होता तब तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कुछ रह ही नहीं गया। ये क्यों? क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब वो तो सेम हो गया, बट अगर रियल का वॉल्यूम पहले के कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ कम हो जाए या बढ़ जाए, कम हो जाए या फिर उस कंडीशन में तो हमारे पास आइडियल से कुछ और बिहेवियर दिखाएगा ना। क्योंकि आप जितना सोच के चल रहे हैं, आपके मैंने गैस कहा इतनी है 10 लीटर, कितनी है? तो आप सोच के चल रहे हैं कि वॉल्यूम अपने पास सीधे सीधे कितना है, ये अपने कंटेंट, और जब आप एक्सपेरिमेंट करने पहुंचे आपने ये वैल्यू कितना ले लिया? हो सकता है कि ये 10 से कुछ ना कुछ चेंज दिखा रहा हो। अपन तो कितना मान के चल रहे थे? क्योंकि अपन ने एक पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम अभी माना, अपन तो सीधे सीधे कुछ नहीं मान रहे थे। अपन ने ये कहा कि भाई जिस कंटेनर में डाला उसका वॉल्यूम रख दो। कंटेनर 5 लीटर का लिया, गैस से मतलब ही नहीं था, गैस से कोई मतलब नहीं था। बट अगर अपन ये भी मान लेते कि गैस के हर एक पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम होगा, तब तो कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास रियल गैस आ रही है। तो रियल गैस में अपन ने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपन वॉल्यूम ऑफ। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो अपन को क्या बताएगा कि Z यानी कुछ ना कुछ आ सकता है। इट मे बी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1, इट मे बी हमारे पास लेस देन 1, इट मे बी लेस देन 1 और इट मे बी इक्वल टू। अब अगर इक्वल ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, तो उस केस में तो सीधे सीधे ये हो गया। और अगर ये बड़ा हो गया तो इस केस में ये हो गया, और अगर ये हमारे पास लेस हो गया तो ये हो गया। यानी हाँ, अगर इक्वल टू पीवी इक्वल टू मतलब ये दो जो Z के वैल्यूज हैं इक्वेट कर देंगे तो अच्छा, इन दोनों को इक्वल करके तुम ये कह रही हो कि पीवी अपॉन एनआरटी को किसके बराबर कर दें? वी रियल बाय वी आइडियल। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, अच्छा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, ये हमारे पास क्या है? फर्जी बात हो गई, इससे कोई लेने देने नहीं है। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और है, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम, पीवी इक्वल टू एनआरटी आ गया फिर से। अरे यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ रियल, अगर आप ये मान के चल रहे तो रियल वाले से रियल वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और ये आइडियल वाला बचा तो पी वी इक्वल टू पी आइडियल का वॉल्यूम ले रहा है इक्वल टू एनआरटी, जो कि होता है। सही बात है, तो इस सेंटेंस को लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, वो तो वही दे रहा है पी वी इक्वल टू एनआरटी। हम क्या चाह रहे हैं? ओनली रियल और आइडियल के बीच में रिलेशन निकालना। अगर इसको इक्वेट कर भी दिया तो रियल का वॉल्यूम क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? पी वी इक्वल टू एनआरटी। जो ये थोड़ी ना चाहिए हमें, तो ये चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगली बात समझ में? चलो तो अब इसमें लिखो वी ऑफ रियल और वी ऑफ आइडियल का मतलब, वी ऑफ रियल और वी ऑफ आइडियल का मतलब लिखना, वी ऑफ रियल में लिखना वॉल्यूम ऑफ गैस assuming it to be volume of gas, assuming it to be real, and it will be given in the problem, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर इसका वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, और वी आइडियल में लिखना, इसमें लिखना वॉल्यूम ऑफ गैस assuming it to be ideal, and it should be calculated in the problem with the help of PV equal to nRT। PV equal to, अगर मैं प्रेशर, मोल्स, आर, टी सब दे दूं तो वॉल्यूम जो निकालोगे वो PV equal to nRT का कॉन्सेप्ट आइडियल के लिए लग रहा है ना, और रियल का मैंने कुछ और वॉल्यूम दे दिया। फिर उससे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल लोगे कितना है, तो डेविएशन बता दोगे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। हाँ ठीक है, इसको लिखने के बाद ये नोट और लिख लो, इस नोट को और लिख लो, इस नोट को लिख लेना, इस नोट को लिख लेना,
z मे बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास डेविएशन आ जाए बेटा पॉजिटिव, अगर हमारे पास डेविएशन आ जाए पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हमारे पास चल रहा होगा बेटा वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है वो वर्क कर गया, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। अगर वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा इसका मतलब रिपल्शन हुआ होगा ना, पार्टिकल दूर चले गए। और अगर वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन से कम हो गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डोमिनेट कर गया। बात समझ में आ रही है? कौन डोमिनेट कब करेगा, इस तरह की बातें भी पूछी जा सकती कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर गया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने पर रिपल्शन, कम होने पर। बट आपको ये भी तो याद होना चाहिए कि डोमिनेटिंग जो भी है वट एवर इट इज, बट ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर यही सेंटेंस नहीं पता तो फिर अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और नेगेटिव में एक्सपेक्टेड से कम, और आइडियल में तो इक्वल। देखो क्वेश्चन नंबर 34 बेटा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनना किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 34 में हमसे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 25 लीटर एट एसटीपी। देखो क्वेश्चन नंबर है बेटा 34 शीट से, क्लास न्यूमेरिकल शीट क्वेश्चन नंबर 34। इट इज सेइंग दैट कि वॉल्यूम जो है 1 मोल गैस का 25 लीटर है। कितना है बेटे? 1 मोल गैस का वॉल्यूम 25 लीटर है एसटीपी पर। किस पर बेटे? होता है कितना है? 22.4। बट इन रियलिटी में हमारे पास जो होता है बेटा सच में होता है 22.4 लीटर। दिया कितना है बेटा? 25। हाँ, वी नो दैट कि 1 मोल जो कंटेन करता है एसटीपी पर वो इतना कंटेन करता है 22.4, मतलब पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा डेटा दिया। अगर ज़्यादा डेटा दिया हुआ है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएशन हो रहा, तो अपने को जो डेटा दे रखा है वो 25 और एक्चुअल तो होना कितना चाहिए 22.4। तो मुझे एक बात बताओ 25/22.4। अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे इसमें कह सकता हूँ z इज ग्रेटर देन 1, यानी कौन सा डेविएशन? सीधे सीधे पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? रिपल्सिव। कौन सा? अब इसका बेटा कह रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z, तो z अगर निकालना हो तो इसको तो अपन 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। अरे ये तो तुम भी सॉल्व कर लोगे ना पहला पार्ट। कह रहा है प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ गैस, तो सबसे पहले गैस कैसी हो गई? रियल। अगर आइडियल होती तो 22.4 होता। दूसरी बात z निकालना तो वो भी अपने पास हो गया। थर्ड पे कह रहा है विच फोर्स इज डोमिनेटिंग? रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग। अब ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन के अंदर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, देखो इसमें कह रहा है वी हैव अ 4 गैस। कितनी गैसेस हैं? 4, A, B, C और D, और इनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखे 1.6, दूसरा 0.8 और तीसरा और चौथा 1.4 हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखे हैं। हमसे ये कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो भी हैं इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। एक तो हमारे पास डेविएशन से अरेंज करके देना है, दूसरे में कह रहा है अट्रैक्टिव फोर्स के रिगार्डिंग, तीसरे में रिपल्सिव फोर्स के, और इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है। कौन सा ऑर्डर देना है? मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं कि z से डेविएशन की अगर बात की जाए तो डेविएशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन z और 1। अरे भाई तो पता पड़ जाएगा ना, ये डिफरेंस का मतलब क्या है? z में और 1 में जो भी बड़ा उससे माइनस कर दो। तो यहाँ डेविएशन बेटा 1.6, यहाँ डेविएशन कितने का? 0.6, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.8। समझ में आया कैसे निकाला? हम लोगों ने इसका डिफरेंस निकाल दिया 1 से। किससे? 1 से। यानी होना चाहिए था बेटा 1, पर ये 1 से कितना ज्यादा है? 0.6। ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। याद रखना, इसका मतलब क्या है कि ये कम है। ये दोनों हमारे पास, इस केस में z क्या है? लेस देन 1, और इस केस में भी z क्या है? लेस देन, और इस केस में z क्या है? ग्रेटर देन, और इस केस में z क्या है? ग्रेटर देन। तो अगर हमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डेविएशन कौन दिखा रहा, तो सबसे ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है D, और उससे बेटा थोड़ा कम A, फिर उससे कम हमारे पास बेटा C, फिर B। यानी डेविएशन के अगर ऑर्डर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? पहला पार्ट कह रहा है डेविएशन का ऑर्डर। डेविएशन में ऑर्डर में हम लोग सबसे कम डेविएशन जो दिखा रहा है वो कौन है बेटे? D। सबसे कम डेविएशन B, उससे ज्यादा कौन है बेटा? C, फिर A, फिर D। ये तो हो गया डेविएशन। दूसरी बात कह रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स की बात की जाए बेटा, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? देखो अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि z से कितना कम है,
तो ये वाले और ये वाले किस में चले गए, रिपल्सिव में। अट्रैक्टिव कौन कौन दिखा रहा है बेटा, बी और सी। अब बी और सी में देखो ये हमारे पास सबसे कम अट्रैक्टिव जो होगा वो होगा डी। कौन होगा, क्योंकि उसका वैल्यू तो बेटा 1.8 है, कितना है 1 से नीचे होना चाहिए, वो तो सबसे ज्यादा निकल गया, यानी सबसे कम अट्रैक्टिव कौन है, डी। फिर बेटा अपने पास कौन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर हमारे पास बेटा बी, फिर सी, क्योंकि सी में सबसे लेस नीचे जा रहे हैं 1 से, इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा इसमें बेटा, अट्रैक्टिव वाले में सबसे पीछे डी, और बेटा फिर ए, फिर हमारे पास बी, फिर उसके बाद बी के बाद सी। इस तरीके से अगर मैं रिपल्सिव की बात करूं तो रिपल्सिव में ये देखना है कि 1 से बड़ा कौन है, और जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है। जैसे डी जो है वो सबसे आगे, और ए जो है वो उससे जस्ट पीछे, बी उससे पीछे, और सी सबसे पीछे। मतलब हमारे पास क्या जाएगा, बी सी ए डी, ये ऑर्डर हो जाएगा किसका बेटा, रिपल्सिव का। समझ में आ गया कैसे किया, ध्यान से समझो। देखो हम बात कर रहे हैं रियल की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रियल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझो हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, रियल की। किसकी बात कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं बेटा। रियल में समझ लो कि 1 मोल कितना कंटेन कर रहा है, 25 लीटर, और 1 मोल 22.4 लीटर एसटीपी पर कंटेन करता है। यानी एक्सपेक्टेड से डेटा क्या था, ज्यादा था, इसलिए अपन ने कहा रियल नेचर की गैस है। कैसे नेचर की है, अब अपन ने ये देखा कितना हमारे पास चेंजेस आ रहा है, तो 25 आ रहा है, आना कितना चाहिए था 22 पॉइंट, तो अब इसका जो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, जो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन के अंदर में डायरेक्टली वैल्यू दे दिया, ABCD का कह रहा है डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन किसका सबसे ज्यादा होगा वो चेक करना पड़ेगा कि 1 से जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जैसे इसका डिफरेंस 0.8 का है, इसका डिफरेंस 0.6 का, 0.2 0.4, यानी सबसे ज्यादा डेविएशन डी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर सॉरी सी का, फिर बी का, फिर सी का, फिर बी का। तो मैंने यही लिखा ना कि सबसे ज्यादा डेविएशन डी, ए, फिर सी, ठीक है, डी ए सी बी, सही है। डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव फोर्स में कि z का वैल्यू 1 से कितना कम गया, तो सबसे कम किस में जा रहा है बेटा, सी में, फिर बी में, फिर ए में, फिर डी में। समझ में आ रही बात। और रिपल्सिव के केस में अपन को क्या देखना है, 1 से कौन कितना ऊपर जा रहा है, तो 1 से कौन कितना ऊपर जा रहा है, 0.8 सबसे आगे, फिर 0.6, फिर हमारे पास 0.8 वाला, फिर 0.6 वाला। इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया। इस तरह का कोई और क्वेश्चन है, अभी नहीं है, चलिए तो पहले आप इसको और नोट कर लीजिए।